दोस्तों BITV पर हमने एक सीरीज शुरू की है और इस सीरीज में हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री के रत्नों को आपके सामने लेके आने वाले हैं। इनमें से कुछ रत्न ऐसे होंगे जिन्हें आप जानते हैं और कुछ रत्न ऐसे होंगे जिन्हें आप नहीं जानते हैं। आज मैं आपको जिस रत्न से मिलाने वाला हूं उस रत्न को इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बच्चा बच्चा भी जानता है। इनका नाम है टाइगर संतोष नायर। इससे पहले कि मैं टाइगर संतोष नायर को आपसे मिलाऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप BITV इस चैनल को सब्सक्राइब करें और BITV फैमिली का हिस्सा बने। चलिए मैं आपको 3 सेकंड का समय देता हूं। 1, 2, 3। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए मिलते हैं टाइगर संतोष नायर से। संतोष जी, मैं आपका BITV के आज के इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संतोष जी, थैंक यू वेरी मच रंजीत जी, इट्स एब्सोल्युटली अ डिलाइट। और बहुत मस्ती का हमारा ये इंटरेक्शन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। संतोष जी, लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था बहुत एनर्जी आपसे मिली थी और यकीन मानिए कुछ दिन पहले मैं किसी से बता रहा था, एक लेडी इंश्योरेंस एजेंट थी, मैं उनसे कह रहा था कि कुछ दिनों बाद मैं संतोष नायर जी का इंटरव्यू लेने वाला हूं। अच्छा। तो उन्होंने कुछ बातें आपके बारे में मुझे बताई। उन्होंने आपका कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया होगा हाँ और जी। उनकी कम्युनिकेशन सुनने के बाद में 3 चीजें आपके हाँ बारे में मेरे सामने मेरे दिमाग में आई, हाँ निकल के आई। वो हाँ 3 चीजें कुछ ऐसी थी कि संतोष नायर एक ऐसी पर्सनालिटी है हाँ। जिसने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। बिल्कुल। नंबर 2, मेरे सामने ऐसा आया कि संतोष नायर एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत ही वाइब्रेंट बात करते हैं। जब वो हाँ बात करते हैं तो लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। और हाँ नंबर 3, जब वो अपने सेमिनार में अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बात करते हैं तो बहुत कभी कभी हार्श बातें कर जाते हैं, यू नो, कुछ वल्गर बातें कर जाते हैं, ऐसा उसका कहना था। दैट वाज द आउटपुट। तो मैं हाँ जी। आपसे ये पूछना चाहता हूं संतोष जी, बिफोर वी कम ऑन आवर फॉर्मल इंटरव्यू, आई वांट हाँ टू जी। आस्क यू हाँ जी। कि ये जो आप कभी कभी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में इतनी हार्श और वल्गर बातें कर जाते हैं, या ये आपकी स्ट्रेटेजी है या आपकी आदत है? ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज पे बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल है और अच्छा। मेरा कम्युनिकेशन पे बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल है। मैं अनजाने में कोई बात नहीं करता, मैं फुल होशो हवास में बात करता हूँ। मैं इस आंसर का, जैसे उस लेडी ने कहा कि मैं बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाया हूँ, हजारों लोगों के लाइफ में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लाया हूँ, आज भी ला रहा हूँ और मरते दम तक लाता रहूँगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करना पड़ता। मोहब्बत वाले से मोहब्बत की लैंग्वेज, गाली से वाले तो गाली की लैंग्वेज। बोलता ना, जैसा देश वैसा बेच, जैसा आदमी को समझ में आवे। किसी को मोहब्बत से इंस्पायर करो, वो इंस्पायर हो जाता है। किसी को दिल पे लगने वाली बात बोल दो तो वो इंस्पायर हो जाता है। किसी को बेल्ट के नीचे मारो तो वो इंस्पायर हो जाता है। किसी को गाली से ही काम समझ में आता है तो वो इंस्पायर हो जाता है। मैं अपनी लाइफ का अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोको कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, दुनिया की बेहतरीन कंपनियां मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, हुंडई से लेके, मैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर से लेके, MLM इंडस्ट्री से लेके, इंश्योरेंस इंडस्ट्री से लेके, एक लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पीपल के साथ मैंने काम किया है। और जब भी मैं काम करता हूं उस कंपनी के बारे में, उस प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके मार्केट के बारे में, उनकी शैली के बारे में, उनकी तकलीफ के बारे में, उनकी चैलेंज के बारे में, उनकी डिफिकल्टीज के बारे में, उनके फ्रस्ट्रेशंस के बारे में, उनकी एंग्जाइटीज और पैल्पिटेशंस के बारे में मैं हमेशा जानने की कोशिश करता हूं। और जैसा मेरे को एडवाइस किया गया है वैसा मैं काम करता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ब्लोप्लास्ट की बात करूं, जो इंडिया का नंबर 1 लगेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब जब उनके GM और VP लोग का ट्रेनिंग कर रहा था हाउ टू बी अ ग्रेट लीडर, आज से 10 साल पहले, तो वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट थे राव साहब, उन्होंने कहा कि नायर साहब, अपने को बात करना है एकदम सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश, जो आपका वो वाला जो रूप है उसमें बात करना है। उसी आदमी ने मेरे से कहा कि अब हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग होने वाले हैं, इस डीलर मीटिंग में आपको बेल्ट के नीचे मारना है। अच्छा, वोडाफोन में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट्स और जो भी मेरे एनवायरनमेंट में थे, उन्होंने बोला कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हैं, नायर साहब गाली के सिवा बात नहीं करना। अगर आप MLM कंपनी को पकड़े तो MLM कंपनी के लोग मेरे को बोलते हैं आपको गाली से स्टार्ट करना है, एंड भी उसी से करना। तो हम तो एक्टर हैं,
हमें जिस कंपनी ने बोला है कि आपको ये लैंग्वेज यूज करना है, सोफिस्टिकेटेड हिंदी, बहुत प्योर हिंदी बात करनी है, तो हम बहुत प्योर और उम्दा किस्म का, जो एकदम वो जो रजनीश वाली बात जो है उस तरह का उम्दा किस्म का हिंदी में बात करते हैं। अगर आप उम्दा इंग्लिश चाहते हैं तो हम वो वाली बात करेंगे। अगर आप एक ठर्रा मिक्स चाहते हैं, बोलते हैं कि हिंदी और इंग्लिश का एक ठर्रा मिक्स जिसको बोलते हैं, क्रूड मिक्स जिसको बोलते हैं, हम वो लैंग्वेज में बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम एकदम उतर के बात करें, हम बात करें उस 1000 आदमी में 900 आदमी हमारे हर टाइप के शायद हर टाइप की बात को मानने के लिए रेडी है। मेरा ये मानना है कि जो भी आदमी सुनने को आता है वो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं समझने जा रहा हूँ, मैं जानने जा रहा हूँ, मैं परखने जा रहा हूँ, मैं बेहतर बनने जा रहा हूँ, मैं बेहतरीन बनने जा रहा हूँ, मुझे इस इंसान से क्या मिलेगा, उस भावना के साथ उसे जाना चाहिए। और उस भावना के साथ जब आदमी जाता है तो उसमें 1000 आदमी में हर आदमी को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये जो है ये लैंग्वेज एक डेवलप्ड लैंग्वेज है, इंग्लिश का भी है, हिंदी भी है, मराठी में भी बोलता हूँ, और लैंग्वेज में टफनेस भी लाता हूँ, मोहब्बत भी लाता हूँ, इमोशंस भी लाता हूँ, क्योंकि हम लोग एक कम्युनिकेशन के ट्रेनर हैं। और कम्युनिकेशन में जो अदर सेंटर्ड होना चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड नहीं, अदर को बात समझने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करना है वो आपको यूज़ करना है। मैं यहाँ पर हमारे ऑडियंस मुझे पसंद करे और मेरे बारे में अच्छा बोले, इसके लिए नहीं प्रयत्न करता हूँ। मैं ये प्रयत्न में करता हूँ कि मेरा ऑडियंस मेरी बात को समझे, उसकी गहराई को समझे, उसकी गहराई के बारे में पढ़ाई करे और उसको इम्प्लीमेंट करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब महिंद्रा एंड महिंद्रा के डीलर लोग के साथ ट्रेनिंग कर रहा था तो मैं ट्रैक्टर के ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रैक्टर बेचने की कलाकारी और डीलर को कैसे ट्रैक्टरों के बारे में। तो जब मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो कम से कम 50 डीलर लोग, एक डिनर मीटिंग था एंड में, तो उन्होंने आके मुझसे कहा कि नायर साहब मिनिमम आपने 10 साल तो ट्रैक्टर में काम किया होगा। और मज़े की बात यह है रंजीत जी, मैंने तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जब मैं बात करता हूँ उस आदमी से, उस आदमी का नॉलेज के साथ मैं अपने नॉलेज को मिलाता हूँ और उसका ऊंचा लेवल का जो नॉलेज जो उसे नहीं मालूम वो मैं देने की प्रयास करता हूँ। अब वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री होवे या MLM होवे या फिर वो महिंद्रा होवे या मर्सिडीज बेंस होवे, हमारा लैंग्वेज इज कंट्रोल्ड, इट इज़ टू इंस्पायर, इट इज़ टू टेक पीपल टू द नेक्स्ट लेवल, इट इज़ टू मेक पीपल पावरफुल। और उस पावर के लिए अगर 2 गाली दे के आप मेरे से नाराज हो के उस चैलेंज में कि मैं दिखाता हूं संतोष नायर को, जिसने मेरे को गाली दी थी, मैं करके दिखाऊंगा। उसने बोला था ना, मुझे गाली दे के बोला था ये तू कर नहीं सकता, मैं करके दिखाऊंगा। ये अगर आप मेरे से रिश्ता तोड़ के वो कर देते हैं तो मेरे लिए रिश्ता टूटना ओके है, लेकिन आपका वो करना वो मेरे लिए जरूरी है। DITV चैनल पर आपका स्वागत है। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। परफेक्ट परफेक्ट। सो इट इज लाइक आप उस शेफ की तरह है, उस प्रोफेशनल शेफ की तरह है जिसे पता है कि इस सब्जी में मुझे कितनी नमक डालनी है और कितनी मिर्ची डालनी है। तो आपकी ये जो हार्श बातें हैं उस मिर्ची की तरह होती हैं जो कि उस सब्जी को टेस्टी बना देती है। बहुत कभी कभी मिर्ची ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कभी कम भी हो जाती है। ये तो मेरा ये मानना है कि वो जो ऑडियंस है, वो जो परफॉर्म कर रहा है, जो ट्रेनर है या कोच है या मेंटर है या जो भी है, वो आपके फादर भी हो सकते हैं, वो आपके बॉस भी हो सकते हैं। अभी जस्ट बिकॉज योर बॉस इज वेरी टफ लैंग्वेज वाला है और उस बॉस में बहुत गहरी बातें हैं, तो आप उसके टफ लैंग्वेज को बाजू में रख दीजिए, आप उसकी गहरी बातों को निचोड़िए, क्योंकि वो बातें जो उसके टफनेस के साथ आती है, जो एक पैकेज डील है, करेक्ट, वो पैकेज डील है। तो आपको संतोष नायर जब आएगा तो आपको बढ़िया हिंदी भी मिलेगा, गहरी वाली नॉलेज भी मिलेगी, आपको एक फाइटर बनाने का वो रास्ता भी दिखाएगा और 2 छटके और फटके भी मार सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो संतोष जी, जैसा आपने बताया कि वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जब आप ट्रेनिंग के लिए गए तो उन्हें ऐसा लगा कि आप 10 साल कम से कम आपने इस इंडस्ट्री में काम किया है। उसकी वजह यह थी कि आपने उस इंडस्ट्री को इतना गहरा स्टडी किया था, उसका इतना अध्ययन किया था, तो इतना
स्टडी करने के बाद, इतना अध्ययन करने के बाद आप उस टॉपिक के बारे में प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। तो 2000 में आपने एक प्रेडिक्शन किया था जो कि सन 2005 में वो सच हुआ और इसके बारे में बहुत चर्चा है। संतोष जी, क्या क्या आपने प्रेडिक्शन किया था और वो सच हुआ, उसके बारे में बताइए। मैंने सन 2000 में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये कहा था कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री अपने सर के बल पे खड़ा होगा और इंश्योरेंस इंडस्ट्री जैसे पिछले 50-60 साल से सन 2000 के पहले चल रहा था और जब 96-97 में कंपटीशन कम से कम 25 एक कंपनी की आई थी तो मैंने कहा था कि ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री सर के बल पे खड़ा होगा। नंबर उस टाइम पे मुझे याद है किसी ने कहा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है हाथी है और हाथी को कुछ नहीं हो सकता। और मेरे स्पीच देने के पहले वहाँ के कुछ बड़े ऑफिशियल्स लोगों ने ये कहा कि LIC हाथी है, हाथी को कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने ऑडियंस के बाद वहाँ पर चढ़ के मैंने स्टेज पे खड़े रह के बोला, LIC, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है, LIC हाथी है, तू हाथी नहीं है। तुम जो बैठे हो तुम हाथी नहीं हो, तुम्हारी कंपनी हाथी है। और जब तुम वहां जाओगे तो तुम जब बैठोगे किसी के मेन रूम में बैठ के जब तुम इंश्योरेंस की बातें करोगे, उसके बेडरूम में ICICI वाला छुपा होगा, उसके बाथरूम में HDFC वाला छुपा होगा, उसके किचन में टाटा AIA वाला छुपा होगा और वो रुके हुए हैं, एक नया कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आया है। और मैंने ये कहा था कि ये जो है सन 2000 से लेके सन 2020 का जो लास्ट 20 साल का पीरियड है, मैंने इसको कहा था द क्रॉसओवर पीरियड जिसको बोलते हैं या ट्रिगर पीरियड जिसको बोलते हैं। इस दुनिया में 5 क्रॉसओवर हुए हैं, 4 क्रॉसओवर हुए हैं इस दुनिया में। सबसे पहला जब लोगों ने बोलने शुरू किया तो एक क्रॉसओवर हुआ, वो था 1 लाख साल पहले। 1 लाख साल पहले लोग बोलते नहीं थे, साइन लैंग्वेज होता था। तो जब इंसानों ने वोकल कोड को डेवलप किया और लोगों ने बात करने चालू किया तब दुनिया बदली 1 लाख साल पहले। मतलब मैं आपसे बात कर सकता हूं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, तो आप 10 आदमी के सामने बिठा के आप बात कर सकते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज साइन लैंग्वेज आप 1 to 1 कर सकते हैं, 1 to many में आप मल्टीपल तरीके से आपको लैंग्वेज यूज करने का मौका साइन लैंग्वेज में नहीं मिलता, लेकिन बोलने के लैंग्वेज में आप मल्टीपल तरीके से बात कर सकते हैं। नाउ ये था पहला क्रॉसओवर। फिर 10,000 साल पहले सेकंड क्रॉसओवर हुआ जब लोगों ने लिखने चालू किया। तो आप पत्ते पे लिख लो, आप कपड़े पे लिख लो, आप अलग अलग, आप मेटल पे लिख लो, कॉपर पे लिख लो, तांबे पे लिख लो, आप अलग अलग चीज़ों से लिखते थे। ये था सेकंड क्रॉसओवर। इसका मतलब है कि मैं बोल के तो 1 to 1 आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन मैं लिख के हजारों जन तक पहुंच सकता हूं। मतलब मेरी लिखी हुई बात दिल्ली पहुंच सकती है, मेरी लिखी हुई बात चेन्नई पहुंच सकती है, मेरी लिखी हुई बात पूना पहुंच सकता है और मैं उस पूना में बैठा हुआ आदमी को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। तीसरा जो क्रॉसओवर हुआ वो 500 साल पहले हुआ, 1455 में, जब गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की, प्रिंटिंग की स्थापना की थी और आप प्रिंट कर सकते। पहले तो लिखना पड़ता था, आप लिखेंगे तो कितना लिखें, 500 चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन तो आप 500 को बदल सकते। पहले तो आप 1, 2, 5 को बदल सकते थे बोल के, अब आप लिख के आप 500, 1000 को बदल सकते, अलग अलग जगहों पे माल को बेच के। और तीसरा जो हुआ था क्रॉसओवर वो था प्रिंटिंग का। तो आप जो ख्याल है आपका उससे आप प्रिंट करके लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और वो था थर्ड क्रॉसओवर। फिर बहुत साल तक कुछ नहीं हुआ। जब 1967 में जब इंटेल का जो मालिक था, उन्होंने 1967 में इंटीग्रेटेड चिप्स का स्थापना की थी, तब ये चौथा क्रॉसओवर हुआ। 1970 तक इंटीग्रेटेड चिप्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत स्ट्रांग हो चुका था। ये चौथा क्रॉसओवर था। कोई भी क्रॉसओवर पीरियड में 3-4 बातें होती हैं। जो काम करने का तरीका होता है वो बदलता है, वर्क चेंजेस। कम्युनिकेशन का तरीका कंप्लीटली बदल जाता है, रिश्ते रखने का तरीका बदल जाता है, तो ट्रेड करने का जो तरीका वो बदल जाता है। तो ये सारे चीज़ें क्रॉसओवर में होता है। मतलब एक क्रॉसओवर में उसके पहले के जो पीरियड के जितनी भी बातें थी, जो इंस्टीट्यूशनलाइज बातें थी, वो सारी बातें बदल जाती है। यानी 1 लाख साल पहले कुछ बदला, 10,000 साल पहले, फिर कम से कम 50-60 साल पहले 1967 में ये बात हुई थी।
ना क्रॉसओवर की खास बात क्या है, कोई भी एक क्रॉसओवर 50 साल का होता है, कोई भी क्रॉसओवर 50 साल का होता है, और उसका जो लास्ट 20 साल होता है वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है, और उसका जो लास्ट 10 ईयर्स होता है सबसे ब्लडीएस्ट होता है, और उसका लास्ट जो 5 ईयर्स होता है लास्ट, उसमें तो इतना उतल पुतल होता है कि आदमी को नहीं समझ में आता है कि वो आ रहा है कि जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे 1970 में ये क्रॉसओवर की रियल बिगिनिंग हुई थी, तो ये चलने वाला था 2020 तक। तो सन 2001 में मैंने ये कहा था कि हम लोग क्रॉसओवर पीरियड में हैं। द वे इन विच वी ट्रेड, द वे इन विच वी कम्युनिकेट, द वे इन विच वी वर्क इज ऑल गोइंग टू चेंज। और 50 साल के पीरियड में लास्ट 20 साल बहुत तकलीफदायक होने वाला है। तो टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे 2001 से बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदला, 2005 में और ज़बरदस्त तरीके से, 10 में और 15 में तो सर के बल पे खड़ा हो गया विद सोशल मीडिया एंड अदर थिंग्स। सो नोबडी नोस व्हाट इज हैपनिंग नाउ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक क्रॉसओवर अगर 50 साल का है और लास्ट 20 साल बहुत ही दर्दनाक, उसका लास्ट 10 साल में बहुत उतल पुतल, और लास्ट 5 ईयर्स में टोटल उतल पुतल होगा, ये सच्चाई मैंने उनको बताया। और मैंने कहा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री बन के नहीं रहेगा, ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री हो जाएगा। इट विल नॉट रिमेन एन इंश्योरेंस कंपनी, बिकॉज जो इंश्योरेंस कंपनी कर रही है वही बैंक भी करने चालू करेगी, वही म्यूचुअल फंड भी करने चालू करेगी, एंड देयरफॉर देयर इज नथिंग गोइंग टू बी लाइक एन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। एवरीथिंग इज गोइंग टू बिकम लाइक ए फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, और हर आदमी आपका मार्केट को खाएगा। एंड देयरफॉर मैंने ये कहा था, ये पीरियड में आपको अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। ये मैंने डेवलपमेंट ऑफिसर्स और जितने भी मैनेजर्स ऑफ कंपनीज हैं इनको मैंने बताया था, और एजेंट्स को बताया था। खास करके रंजीत जी, ये क्रॉसओवर पीरियड में ये जो लास्ट क्रॉसओवर था, 4th वाला क्रॉसओवर, ये डिजिटल क्रॉसओवर था, टेक्नोलॉजिकल क्रॉसओवर। अभी टेक्नोलॉजी जो है वो सूरज के माफत है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप ब्लाइंड हो जाएंगे, आप अंधे हो जाएंगे। लेकिन आपको वो टेक्नोलॉजी के बाजू में ये चीज़ देखना है। अगर आपको टेक्नोलॉजी को समझना है तो टेक्नोलॉजी के शैडो में 5 चीज़ हो रहे थे। नंबर 1, साइंटिफिक चेंजेस हो रहे थे। दूसरा, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे। तीसरा, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे। चौथा, सोशल चेंजेस हो रहे थे। और 5वां, कल्चरल चेंजेस हो रहे थे। अगर 1 मिनट में बात करूं उसके ऊपर, साइंटिफिक चेंजेस का मतलब है पहले टेक्नोलॉजी था नहीं, तो साइंटिफिक चेंजेस बहुत लंबे टाइम के बाद ही कोई इम्पैक्ट करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर बल्ब बनाना था, एडिसन ने बल्ब बनाया तो 20 साल तो बल्ब बनाने में निकल गया। अब 20 साल और निकल जाते हैं उस बल्ब को कमर्शलाइज करने में, यानी साइंटिफिक चेंजेस के लिए बहुत टाइम लगता था। फिर उसको इकोनॉमिक चेंजेस लाने के लिए और 20 साल लगते, यानी कि एक बल्ब को अंजाम देने के लिए 40 साल लग जाते हैं। नाउ टेक्नोलॉजी की वजह से साइंटिफिक चेंजेस और इकोनॉमिक चेंजेस साथ में हो रहा है, क्योंकि बल्ब बनाने वाले को अभी इंफॉर्मेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड से। इंटरनेट के माध्यम से बल्ब बनाने वाले को पहला कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, वो अपने कुटिया में बैठ के अपना बल्ब बना रहा है। अब वो जब कुटिया में बैठ के बना रहा है, उसको दुनिया का हर साइंटिस्ट का, हर महान लोगों का इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है। तो बल्ब बनाने में 20 साल नहीं लगता है, शायद 2 महीने लग जावे। अब इस तरह के साइंटिफिक चेंज, यानी कि साइंटिफिक चेंजेस बहुत फास्ट हो रहे थे। अब ये चेंजेस की वजह से इकोनॉमिक चेंजेस भी, मतलब बल्ब बनने में 2 महीना लग रहा है, बनाते टाइम वो बेचने का कैसा है वो भी सोचा जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो साइंटिफिक चेंजेस और इकोनॉमिक चेंजेस साथ में होने लगे, तो लोगों को दिखने में आया कि नए प्रोडक्ट्स, नया तरीके का सर्विस, लगातार नए नए चीज़ें आ रही हैं, तो लोगों का कॉन्फिडेंस हिलने चालू होगा। क्योंकि साइंटिफिक चेंजेस जब होता है और इकोनॉमिक चेंजेस जब होता है तो लोगों की रोजी रोटी पे डायरेक्ट इफेक्ट हो जाता है। चेंजेस लगातार आते हैं तो रोजी रोटी पे इफेक्ट हो जाता है। और ये इकोनॉमिक चेंजेस के वजह से जो पहला एक जो टच एंड फील था, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट था, लॉन्ग टर्म मार्केट जो पकड़ के आप रख सकते थे, वो लॉन्ग टर्म मार्केट आपके हाथ से निकल गया। लॉन्ग टर्म कोई चीज़ चलता नहीं है, एवरीथिंग इज एफीमरल। एफीमरल का मतलब है सब चीज़ जल्दी जल्दी आता है और जल्दी जल्दी रिडंडेंट और ऑब्सोलीट हो जाते हैं। ये बातें मैंने इनसे कहा था। तो इस पीरियड में ये दोनों चीज़ों की वजह से, साइंटिफिक इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है।
तो लोग पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं। मुझे याद है सन 2000 में ये पूरे डेवलपमेंट ऑफिसर्स और ये लोग सब ने पार्लियामेंट की तरफ पदयात्रा किया था जब प्राइवेट कंपनी आए थे 97। मैंने कहा इससे कुछ होने वाला नहीं है, मैंने कहा इससे कुछ नहीं होने वाला। आप पदयात्रा निकालिए, कुछ भी निकालिए, आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को या बाकी लोगों को आने से आप रोक तो नहीं सकते। तो ये बेकार में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, हमारी मांगे पूरी करो, ये सब होने वाला नहीं, ये बेकार बातें हैं। और उस टाइम के यूनियन लीडर्स को मैंने चैलेंज किया था और मैंने बोला था ये चेंजेस जो है ये आने वाला है, और इकोनॉमिक चेंजेस के वजह से आप पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन पॉलिटिशियंस लोग जो है ऑर्डिनरी आदमी होते हैं, उनको टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से क्या इम्पैक्ट होता है ये समझ में नहीं आ रहा, तो वो लोग भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते हैं। और ग्लोबल सोसाइटी होने की वजह से 1991 के बाद ग्लोबल सोसाइटी होने की वजह से सारे कंपनियां, सारे कंट्री से एक दूसरे की कंट्री के अंदर जाके माल बेच सकते हैं, ओपन अप हो जाता है इकोनॉमी, और इसकी वजह से दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपके कंट्री में आने चालू हो जाती है। ये सारे पॉलिटिशियंस रोक नहीं सकते, लोगों का कॉन्फिडेंस वहाँ हिल जाता है। तो लोग सोचे नहीं, सोशल जो चेंजेस हो रहे हैं, सोशल चेंजेस में क्या हो रहा है, पहले यूनियन था तो यूनियन आपको प्रोटेक्ट कर सकता था, पहले आपका देश बंद था, मतलब आपका बोलते हैं ना कंट्रियां बंद थी, आपको इंपोर्ट करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, वो सारी बातें सब निकल गई। मैरिजेस जो है, पहला सोशल इंस्टीट्यूशन में मैरिज भी था, पहले मैरिज 50-50 100 साल तक चलती थी एक आदमी का शादी, आजकल 100 दिन भी चलता है तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। जॉइंट फैमिली बोल के कॉन्सेप्ट है नहीं, तो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट भी निकल गया, क्योंकि जॉइंट फैमिली भी कॉन्फिडेंस देता है, तो वहां से भी आपका कॉन्फिडेंस हिलता है। तो लोग सोचते हैं कि कल्चरल, हमारा कल्चर जो है हिंदू कल्चर या हमारा मुस्लिम कल्चर या कल्चरल हम अपना कल्चर को बचाएंगे, हमारा कल्चर हमारे को रास्ता दिखाएगा। लेकिन कल्चरल चेंजेस हो गया, क्योंकि चेन्नई में बैठी हुई एक हिंदू लड़की चाइना में पढ़ने जाती है, वहाँ के एक मुसलमान से शादी करती है, अमेरिका जाती है और बाद में पेरिस में सेटल होती है। कौन सा कल्चर को फॉलो करना है? तमिल कल्चर फॉलो करना है, चेन्नई का कल्चर फॉलो करना है, तमिलनाडु का कल्चर फॉलो करना है, चाइनीज कल्चर फॉलो करना है, चाइना में मुस्लिम का कल्चर फॉलो करना है, अमेरिकन कल्चर फॉलो करना है, पेरिस की कल्चर फॉलो करना है, तो कल्चरल कंफ्यूजन। तो इसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस हिल रहा था। तब मैंने कहा confidence is a single most important human ability, all other abilities require confidence at its foundation, and people who can manufacture their own confidence can learn anything, adjust to anything and accomplish anything। आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना। तो डेवलपमेंट ऑफिसर्स को मैंने कहा था आपको खाली मैनेजर नहीं बनना, आपको लीडर बनना है, आपको रोल मॉडल बनना है, खाली प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं देना है, उनको बेहतरीन सेल्स सिखाना है, सेल्स मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, सेल्स की लीडरशिप आपको सीखनी पड़ेगी, आपको एंटरप्रेन्योरशिप सीखना पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस प्रूनर बनना पड़ेगा। इंश्योरेंस के बारे में आप एज ए मैनेजर, आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपके एजेंट के पास, वो भी आपकी कंपनी के नहीं, सारे कंपनियों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये मैंने उनको कहा था, सारे कंपनियों। सो इंश्योरेंस एजेंट से आपको इंश्योरेंस एडवाइजर बनना पड़ेगा, क्योंकि एजेंट के पास एक ही कंपनी का नॉलेज होता है, एडवाइजर के पास सारे कंपनियों का नॉलेज होता है। मैंने बोला उससे भी काम नहीं चलेगा, आपको बनना पड़ेगा फाइनेंशियल एडवाइजर, यानी कि सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। हमारे मैनेजर लोग उस जमाने में तिलमिला गए, बोले यार आप तो बोल रहे हैं कि सेल्स भी करना है, सेल्स मैनेजमेंट भी सीखना है, सेल्स लीडरशिप भी सीखना है, एंटरप्रेन्योरशिप भी सीखना है, एजेंट को धंधे वाला बनाना है, खाली माल बेचने वाला, प्रोडक्ट बेचने वाला आदमी नहीं बनाना, उसको धंधे वाला बनाना, और उसको दूसरे धंधे वाले को अपग्रेड करने की कलाकारी भी सिखानी पड़ेगी, उसको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योरशिप एजेंट को अपने एंटरप्रेन्योर कस्टमर को भी सिखाना पड़ेगा। तो ये पूरा क्रॉसओवर में ये पूरा गेम चला। तो मैंने कहा तैयार हो जाइए, पुराने तरीके को छोड़ दीजिए और नए तरीके से सेल्स को सीखिए, सेल्स मैनेजमेंट को सीखिए, लोगों को मैनेज करने की कलाकारी सीखिए, सेल्स लीडरशिप सीखिए, लीडर बनिए अपने एजेंट के लाइफ में, अपने कस्टमर के लाइफ में। आप कस्टमर के लाइफ में, एजेंट के लाइफ में डायरेक्शन दीजिए, आप उनको कॉन्फिडेंस दीजिए, आप उनको काबिल बनाइए। बड़ा गेम है ये, आपको सीखना है और ये करना है। ऐसा मैंने सन 2000 में उनसे कहा था।
DITV चैनल पर आपका स्वागत है। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देखिए संतोष जी, आपने सन 2000 में ये बात बताई थी, लेकिन आज भी कितने ऐसे इंश्योरेंस एजेंट हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आया है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री फाइनेंशियल इंडस्ट्री में तब्दील हो गई है। और बहुत बड़ी बात है संतोष जी, मैं ये सुनकर हैरान हूं कि कैसे आपने सन 2000 में ये इस चीज को प्रेडिक्ट कर लिया। आज भी लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। चलिए, उस वक्त तो जो आपके करीब होंगे वो इस बात को मानेंगे, लेकिन आज जो नए लोग हैं, क्या आप उन्हें कुछ प्रेडिक्शन दे सकते हैं? आज 2022 है, कुछ बता सकते हैं 2025-27 पे क्या चेंजेस होने वाला है? देखिए, यही सब चीज़ों को बताने के लिए हमने ये जो सेनफिनिटी बोल के हमारी जो कंपनी है, इसने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज किया, मेगा शो को ऑर्गेनाइज किया, जो आप जानते हैं कि 3 जुलाई को हम लोग करने वाले हैं। वो फुल डे का प्रोग्राम होने वाले हैं। और ये जो 9 स्पीकर, मतलब मैं भी होने वाला हूँ, एंड हम लोग ने एक प्रोग्राम रखा है जिसका नाम है द फ्यूचर शॉक इन फाइनेंशियल सर्विसेज। फ्यूचर शॉक, फ्यूचर में आने वाले झटके फटके, और जोर का झटका जोर से ही लगने वाला है। अब जोर का झटका जोर से लगने के लिए, वहां से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ही मात्र स्पीकर नहीं, लेकिन 9 स्पीकर आने वाले, मुझको मिला के 9 स्पीकर होने वाले हैं। और वो 9 स्पीकर अलग अलग तरीके से बात करने वाले हैं। जैसे मैं वहां पर बात करने वाला हूं द फ्यूचर शॉक इन द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री और द सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है हर इंसान एक लेवल पे आके अटक जाता है और उससे वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ये क्यों हो रहा है? इससे तोड़ना कैसे है? ये बनता कैसे? ये कॉम्प्लेक्सिटी हमने अपने लाइफ को कैसे कॉम्प्लेक्स बना दिया, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। 3 प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं वहाँ पर बात करने वाला हूँ। एक जो प्रॉब्लम है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अब कस्टमर जो है उसको इंश्योरेंस एजेंट की जरूरत नहीं। ओके। उसको जरूरत नहीं। जैसे अगर मुझे इंश्योरेंस खरीदना है तो मुझे एक इंश्योरेंस एजेंट की जरूरत है। मैं www.lic.com, ICICI.com, TATAAIA.com में जाऊं, मैं खुद ही खरीद सकता हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं पॉलिसी बाजार में भी से खरीद सकता हूं और मैं खुद खरीद सकता हूं। मुझे एक इंश्योरेंस एजेंट की जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आज जो उसके पास जो नॉलेज है वही नॉलेज मेरे पास है। करेक्ट। अब अगर ऐसी बात है तो उसके पास ऐसी कुछ बात होनी चाहिए, यानी कि अब ये जो इंडस्ट्री है ये ना बेगिंग का है, ना टेलिंग का है, ना सेलिंग का है, ये है एजुकेशन का। एजुकेशन का मतलब क्या है कि अगर आप एक एजेंट है रंजीत जी और मैं आपका कस्टमर हूं, मुझे कुछ बातें मालूम होना चाहिए था जिंदगी के बारे में, या धंधे के बारे में, या लाइफ के बारे में, या वाइफ के बारे में, या बच्चों के बारे में, या कुछ ना कुछ मुझे मालूम होना चाहिए था अलग अलग क्षेत्रों में। एजुकेशन का मतलब है कि मुझे कुछ बातें मालूम होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरे को मालूम होना चाहिए था। और आप जो एजेंट हैं, जो एडवाइज़र हैं, आप मेरे लाइफ में आए और मुझसे आपने वो बातें से रूबरू कराया। आपने मुझे उन बातों से रूबरू कराया जिन बातों से मैं रूबरू होना चाहिए था, लेकिन मुझे मालूम भी नहीं था कि मुझे होना चाहिए था। यानी आपने आके, मैं अगर एक धंधे वाला हूं और मैं एक 10 करोड़ का धंधा चला रहा हूं, तो मुझे नहीं मालूम कि मैं एक सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में आके अटक गया हूं, क्योंकि पिछले 5 साल से मेरा धंधा 10 करोड़ पे अटका है। और आप आके मुझसे ऐसी 5 बातें बता दी जिससे कि मैं सीधा 10 करोड़ से 20 करोड़ पे चला गया। तो मुझे कुछ बातें मालूम होना चाहिए था, जो मुझे मालूम भी नहीं था कि मुझे मालूम होना चाहिए था। तो आपने मेरे को मालूमात करा, वो है एजुकेशन। उस एजुकेशन के चक्कर में मैंने 10 करोड़ से 20 करोड़ पे चला गया, और उस 10 करोड़ से 20 करोड़ पे जाने के चक्कर में मेरा 50 लाख का प्रॉफिट 3 करोड़ हो गया। उस 3 करोड़ से मैंने 50 लाख रुपए आपको प्रीमियम दिया। मतलब मैंने वो 10 से 20 करवाया, आपने मेरा 10 से 20 कराया, और उससे मिला हुआ पैसा आप लेने के लिए आए। मेरा 10 करोड़ के अंदर का जो पैसा वो लेने के लिए नहीं आए, आप मेरे को एजुकेट करने आए। तो आज के बाद अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर है
तो आपको देना है मुझे एजुकेशन, आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है। प्रोडक्ट बेचने वाला कॉन्सेप्ट चला गया है, इसीलिए मैंने कहा सन 2015 में मैंने कहा आपको, सन 10 में मैंने कहा कि इंश्योरेंस एजेंट से आपको इंश्योरेंस एडवाइज़र बनना है। एजेंट के पास सिर्फ एक कंपनी की नॉलेज है, एडवाइज़र के पास सारे कंपनियों का नॉलेज है। तब मैंने 10 में कहा था कि अभी आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना है, यानी आपको सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। फिर मैंने 15 में कहा, 2015 में, कि आपको अभी फ्यूचर लाइफ एडवाइज़र बनना पड़ेगा। मतलब आपको लाइफ पे एडवाइस करना, मेरी पूरी लाइफ, मेरी लाइफ में पर्सनल लाइफ आ गया, प्रोफेशनल लाइफ आ गया, हेल्थ आ गया, मेरा रिश्ते आ गए मेरे, आपको आपके खुद के माध्यम से और आपने जो टाई अप करके रखा है जो लोगों के साथ, उनके माध्यम से आपको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। उस चक्कर में आपको इंश्योरेंस बेचना है। तो आप इंश्योरेंस बेचने के लिए अभी, अगर आप खाली आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो मैं हजारों से ले सकता हूं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं खुद भी ले सकता हूं। रोज ऐड आते, होर्डिंग आता है, सोशल मीडिया है, मेरे को आपकी जरूरत नहीं। आपकी जरूरत मुझे खाली इसलिए है क्योंकि आप मेरे जीवन को बदल सकते हैं, और उस चक्कर में आप जीवन श्री बेचो, जीवन आनंद बेचो, आप जीवन सुरभि बेचो, या जो भी आपको बेचना है आप बेचो और मेरे को जीवन दो, लेकिन वो वाली जीवन नहीं, इंश्योरेंस वाली, मेरी जीवन पे आप काम करो, मेरे लाइफ पे आप काम करो। ऐसा एक फ्यूचर है जो आने वाला है। और तो प्रोडक्ट बेचने वाले का फ्यूचर नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर करने वाले का फ्यूचर होने वाला है। यानी कि 90% इंश्योरेंस एडवाइजर्स आज ये लाइन से निकल जाएंगे, सिर्फ 10% राज करने वाले हैं। अब आप उस 10% में होंगे, और आप लोगों को मैं सबको इनवाइट करता हूं कि 3rd का जो मेगा लॉन्च है हमारा सेंफिनिटी बोल के प्रोग्राम में, आप सब लोग आइए, वहां पर हम ये बातें करने वाले हैं। मेरे साथ लैजरस डायस बोल के और भी बड़े उम्दे स्पीकर होने वाले हैं जो 3 इंडिया की बात करने वाले हैं। 3 टाइप का इंडिया है इंश्योरेंस में, वो 3 टाइप का इंश्योरेंस में कैसे इंश्योरेंस बेचना है। सुदेश जी हमारे साथ होने वाले, सुदेश कावालेकर साहब ने 30,000 पॉलिसी बेचा है 10 साल में। मतलब 100 पॉलिसी से लेके, पहले 100 पॉलिसी साल का बेचते थे और एक साल में उन्होंने 12,500 पॉलिसी बेचा है। वो भी आएंगे और वो अपना विजडम को शेयर करेंगे। विनीत बंसोड़े जी आने वाले हैं जो ये बोल रहे कस्टमर का सिग्नेचर देख के पता चलेगा कि वो डिसीजन लेगा कि नहीं। तो जाते ही अगर कस्टमर का कुछ राइटिंग में ले लेवे 2-4 लाइन, तो आप समझ जाएंगे कि ये कस्टमर को हैंडल कैसे करना है हैंड राइटिंग के माध्यम से। रणधीर भल्ला साहब आने वाले हैं और भल्ला साहब बात करने वाले हैं हाउ ही सोल्ड 200 करोड़ पॉलिसी ऑन कोल्ड कॉलिंग, ये भी वो बात करने वाले हैं। और आने वाले हैं मुरली मेहता जी जो बोलते हैं कि आने वाले दिनों में रिश्तों को संभालने का तरीका एक इंश्योरेंस एडवाइज़र को अलग सा सीखना पड़ेगा। डॉक्टर शशिधरन कुट्टी आने वाले हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के, वो बात करने वाले पुटिंग लाइफ इनटू लाइफ इंश्योरेंस। लोगन नायडू साहब आने वाले हैं जो अफ्रीका से है, साउथ अफ्रीका से है, हाउ टू हैंडल द फ्यूचर शॉक इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, और अपने अंदर के पावर को कैसे बाहर लाना है। और अंत में आने वाली है मीनल साठे पचोरे मैडम, और वो मैडम बात करने वाली हैं द क्वांटम साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। वो ये सारे लोग आने वाले, तो जिनको भी सन 2022 से 2027 तक की नॉलेज चाहिए कि क्या होने वाला है और उन्हें क्या करना चाहिए, मैं आपके इस BITV के माध्यम से, जो बिजनेस इंटेलिजेंस टीवी बोलते हैं, बिजनेस का इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए आपने ये संस्था बनाया है, और बिजनेस इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए और उनके इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए आप ये लोग सब लोग, आपके जितने भी मेंबर्स हैं, वो सबको मैं इनवाइट करता हूं। और मेरी बातों को सुन के अगर वो आते हैं और पूरा दिन वहां पर इन्वेस्ट करके बैठते हैं, तो कसम भवानी की आपका लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन गारंटीड है, ये मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो बताने लायक, वो दिन बताएंगे, कुछ आज बता रहे हैं। परफेक्ट। तो संतोष जी 3 जुलाई को आपने बोला ये इवेंट होने वाला है और 9 स्पीकर इसमें आने वाले हैं।
तो क्या ये पूरे दिन का प्रोग्राम होगा? पूरा दिन का प्रोग्राम होगा। क्या इसका शेड्यूल क्या होने वाला है, थोड़ा बताएंगे संतोष जी? ये सुबह मेरे ख्याल से 10 बजे से शुरू होगा, शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक चलेगी। 2 ब्रेक होगा इसमें, और अलग अलग स्पीकर्स लोग आके अपनी अपनी बात रखेंगे कि द फ्यूचर शॉक इन द इंश्योरेंस इन द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री। तो इसके बारे में बात होने वाली है। मुद्दा यह है कि आपको इंश्योरेंस प्रूनर बनना है, इंश्योरेंस की मास्टरी और एंटरप्रेन्योरशिप की मास्टरी। और हम में से कई लोग इंश्योरेंस की मास्टरी सिखाएंगे और हम में से कई लोग एंटरप्रेन्योरशिप की मास्टरी सिखाएंगे। तो आपको बनना है इंश्योरेंस प्रूनर, जैसा एंटरप्रेन्योर इंश्योरेंस प्रूनर बनना चाहिए। तो ये पूरा दिन का शेड्यूल होने वाला है। हाँ, बहुत बढ़िया संतोष जी, मुझे ऐसा लगता है इतने बड़े बड़े आपने नाम लिए, इतने ज्ञानी लोगों का आपने नाम लिया। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी परिस्थिति में एक इंश्योरेंस एडवाइजर को इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूं संतोष जी, जो कि थोड़ा सा और ज्यादा मोटिवेशन देगा एक इंश्योरेंस एडवाइजर को इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। संतोष जी, ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो हर दिन कुछ नए 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 बदलाव हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जो बदलाव हर दिन फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हो रहे हैं उसके बारे में। देखिए, बदलाव तो ये क्रॉसओवर पीरियड का एक्सेलरेटेड प्रोसेस होता रहेगा। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। मतलब बदलाव हो रहे हैं तो मैं क्या कर लूँगा? आज अगर आपने एक नया चीज़ लाया, कल दूसरे ने तीसरा एक नया चीज़ लाया, तो वो बदलाव तो आने वाला ही है। हमें अपने आप को क्या करना है कि हमें अपने आप को कंटिन्यूसली एक ट्रांसफॉर्मेशन, इटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में रखना है। मतलब एक होता ना, जब आप पानी रखते हैं बर्फ़ के लिए फ्रीज़र के अंदर, तो वो एकदम कड़क हो जाता है। और आप देखेंगे कि अगर आपने 2 घंटे रखे हैं तो वो थोड़ा सा सेमी स्लशीनेस के माफत रहता है। तो आज के बाद आपको फ्रीज़र में बैठा नहीं रहना है और कड़क नहीं होना है, आपको स्लशीनेस में ही रहना है। मतलब आपको अपने आप को फ्रीज़र से बाहर निकाल के फिर पानी बन के फिर रूप बदलना है, गोल रूप लेना है, स्क्वायर रूप लेना है, रेक्टेंगुलर रूप लेना है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट बदलती जा रही है, स्पीड ऑफ कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन बदलता जा रहा है, क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन बदलता जा रहा है। कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बदलता जा रहा है। तो आप अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग, बेचने का अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर मैनेजमेंट का अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर रिटेंशन का अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर को क्वालिटी सर्विस देने का जो अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ों को आपको बदलते रहना है। क्योंकि टेक्नोलॉजी है वो रुकने वाला नहीं है, वो रुकने वाला नहीं है। तो और हर कंपनी, जैसे पहले बैंक इंश्योरेंस नहीं बेचती थी, अभी बैंक इंश्योरेंस बेच रही। तो एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी इन ए फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बनने वाला है। कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं होगा, फिनटेक कंपनी होगा, एडटेक कंपनी होगा। एडटेक और फिनटेक का एक कॉम्बिनेशन वाला कंपनी होगा। इसका मतलब ये है कि आपको कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए रंजीत जी, 2 चीजें नहीं बदलने वाली, क्रिएटिविटी एंड रिलेशनशिप। मतलब क्रिएटिविटी इंसान के पास है और रिश्ता बनाने की ताकत इंसान के पास है। तो क्रिएटिविटी और रिलेशनशिप, ये कितना भी टेक्नोलॉजी आवे, कोई भी आवे, क्या भी आवे, मेरा आपके साथ डील करने का क्रिएटिव तरीका, आप मेरे अगर कस्टमर है तो आपको एंगेज करने का क्रिएटिव तरीके में कोई कमी नहीं आ सकती। मैं नए नए तरीके से आपको एंगेज करते रहूं, मैं एक कम्युनिटी बनाऊं। अभी बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर एक कम्युनिटी बना रहे हैं। तो हर इंश्योरेंस एडवाइजर, अगर मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूं तो मैं अपना एक कम्युनिटी बनाऊंगा। उस कम्युनिटी के अंदर मेरे सारे क्लाइंट्स होंगे, उस सारे क्लाइंट्स के सारे रिक्वायरमेंट्स, नॉट जस्ट इंश्योरेंस बट ऑल द नीड्स ऑफ द कस्टमर, उस कम्युनिटी के माध्यम से मैं उनको पकड़ के रखूंगा। जैसे आज एप्पल एक कम्युनिटी है, आज अगर आप स्टारबक्स देखते हैं ये एक कम्युनिटी है, अगर आप देखेंगे रॉयल एनफील्ड
ये एक कम्युनिटी है। हार्ले डेविडसन, ये जो बाइक कंपनी एक कम्युनिटी है। आने वाले दिनों में जो इंश्योरेंस एडवाइजर ने एक कम्युनिटी बनाया और उस कम्युनिटी को टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया और बाकी मार्केटिंग एक्टिविटी के यूज करते हुए उसने उस कम्युनिटी को पकड़ के रखा, तो कोई टेक्नोलॉजी आपका बाल बाका नहीं कर सकता। मतलब कस्टमर को अब एक बोलते हैं ना 5 लेवल होता है, कमोडिटी, यूनिक प्रोडक्ट, एक्सेप्शनल सर्विस, यूनिक एक्सपीरियंस, मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी एक होता है कमोडिटी इंश्योरेंस एडवाइजर, वो हजारों के माफत है, वो शायद रिबेट देता हो, वो खाली प्रोडक्ट बेचने के लिए आता है। वहाँ से वो होता है कमोडिटी इंश्योरेंस एडवाइजर। वहाँ से एक लेवल ऊपर होता है यूनिक प्रोडक्ट, मतलब इस कंपनी के पास और उस आदमी के पास यूनिक प्रोडक्ट। उससे भी एक ऊपर लेवल है एक्सेप्शनल सर्विस, बहुत ज़बरदस्त सर्विस आप दे पाते हैं। उससे भी एक ऊपर का लेवल का है यूनिक एक्सपीरियंस, आपको जब भी कस्टमर मिलता है उसको एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है। और सबसे ऊंचा है मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपको जब भी कस्टमर मिलता है उसका लाइफ बदल जाता है और साथ में लाइफ इंश्योरेंस भी ले लेता है। आपको वैसा आदमी बनना पड़ेगा। ये है आने वाले दिनों में एक फ्यूचर लाइफ एडवाइजर जो कि कस्टमर को बांध के रखता है। तो टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है। आप अगर क्रिएटिव तरीके से अपने कस्टमर लोग को एंगेज करते रहेंगे, वो बुक्स के माध्यम से आप कर सकते हैं, ऑडियो के माध्यम से कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं, उनके डेवलपमेंटल वर्क के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो रिश्ते बनाने का अनगिनत तरीके हैं, इसको कोई टच नहीं कर सकता। यानी कि यू हैव टू क्रिएट वैल्यू, एंड वैल्यू कैन बी क्रिएटेड इन 3 वेज। यानी प्रोवाइडिंग लीडरशिप, यानी डायरेक्शन देना। कस्टमर को डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स आर कंफ्यूज्ड अबाउट सो मेनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन देयर लाइफ। कस्टमर कंफ्यूज्ड है, उनको डायरेक्शन चाहिए, आप लीडर बनिए उनके लाइफ में। दूसरा, कस्टमर को रिश्ता चाहिए। अभी तक कैसे इंश्योरेंस एजेंट रिश्ता बनाते, बोलते मैंने बर्थडे कार्ड भेज दिया, मैंने उसका वेडिंग एनिवर्सरी में किताब, मतलब मैंने उसको फूल भेज दिया। फूल से या बर्थडे कार्ड से किसी का लाइफ नहीं बदलता। रिश्ते का मतलब है कि आपके साथ रिश्ता रखने से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। इसका मतलब है कि लाइफ में जब भी एक कस्टमर कोई भी डिसीजन लेता है, वो अपने फ्यूचर लाइफ एडवाइजर को कंसल्ट करे। वैसा बेहतरीन और उतना खूबी वाला इंसान, उतनी क्वालिटीज वाला इंसान आपको बनना पड़ेगा। तो कस्टमर को चाहिए डायरेक्शन, आप लीडर बनिए। कस्टमर को चाहिए कॉन्फिडेंस, आप रिश्ता बनाइए। और कस्टमर चाहता है कि उसकी काबिलियत बढ़े, तो आप उसको क्रिएटिव तरीके से उसकी काबिलियत को बढ़ाने का काम कीजिए। ये होगा द फ्यूचर लाइफ एडवाइजर 2022 से 2027 के बीच वाला जो फ्यूचर लाइफ एडवाइजर होगा, जो प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं जाता है, कॉन्सेप्ट और कस्टमर को समझते हुए कस्टमर को क्या चाहिए और कस्टमर के लाइफ को टोटली, नॉट जस्ट इंश्योरेंस बट ऑल द नीड्स को सेटिस्फाई करने वाला एक बेहतरीन एडवाइजर की जरूरत है आने वाले 5 सालों में। बहुत बढ़िया संतोष जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्यूचर शॉक के बारे में आपने बात की है, ये फ्यूचर शॉक को समझना और इसे हैंडल करना इतना भी आसान नहीं है कि एक बार मुझे आपने बोला और मुझे समझ में आ गया। डेफिनेटली इसको समझने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए इंश्योरेंस एजेंट को 3 जुलाई के प्रोग्राम में आना पड़ेगा। सेंफिनिटी इंश्योरेंस का जो मेगा लॉन्च है, उसमें ये 9 जो स्पीकर्स हैं इसके बारे में जानकारी देंगे, तभी हमें समझ में आएगा। संतोष जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने BITV को आपके इस सेंफिनिटी इंश्योरेंस के प्रमोशन के लिए आपने BITV को अपॉर्चुनिटी दी। संतोष जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इसके लिए। थैंक यू वेरी मच रंजीत जी, आपने भी अपॉर्चुनिटी दिया। आपके माध्यम से आपके सारे जो चैनल के मेंबर्स हैं उन सबको मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। वो ज़िंदगी में जो भी करे बढ़िया करे, मस्त करे और दिल से करे, और दिल से ही काम करने से ही और गहराई में उतर के काम करे। आप भी वैसे ही काम कर रहे हैं और आपने मुझे मौका दिया, सेंफिनिटी का चेयरमैन होने के नाते मेरे को आपने मौका दिया और आपके कस्टमर तक पहुंचने का मौका दिया। आपको और आपके सारे चैनल के मेंबर्स को मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। और अंत में आना चाहूंगा मैं हमारे दर्शकों के पास, और दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए इस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब करना चाहिए। 3 जुलाई को ये प्रोग्राम होने वाला है।
सैनफिनिटी इंश्योरेंस का मेगा लॉन्च है, जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि देश के इंश्योरेंस इंडस्ट्री के रत्नों को आप सुन सकें और उनके पास ये जो गहरा नॉलेज है, भविष्य में क्या चेंजेस होने वाले हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिले। 3 जुलाई को आप अपने कैलेंडर में लिख लीजिए, पूरा दिन आपके पास में है इन बड़े बड़े रत्नों को सुनने का और इनसे कुछ सीखने का। आपको इस वीडियो को हर एक इंश्योरेंस एजेंट के पास भेजना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम, ये पूरे दिन का प्रोग्राम जिसकी कीमत लाखों में हो सकती है, ये प्रोग्राम फ्री में है। हर एक इंश्योरेंस एजेंट के पास इस वीडियो को भेजिए और हर एक इंश्योरेंस एजेंट को बताइए कि इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी एक इंश्योरेंस एजेंट को मिल रही है। आपके मन में इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, कमेंट्स में लिखकर आप बताइए, आपके प्रश्नों का हम जवाब देंगे। आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। DITV चैनल पर आपका स्वागत है। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।